नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल कथा में आज बात करेंगे गुंडों के गढ़ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री की। जी हां, वह भी धमाकेदार एंट्री की। कैसे 1994 में योगी एक यंग एंग्री मैन की छवि लेकर गोरखपुर में उभरते हैं और धीरे धीरे अपने राजनीतिक सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कि आखिर सीएम योगी की एंट्री से पहले गोरखपुर की स्थिति क्या थी। हम उसी गोरखपुर की बात करेंगे जहां हरिशंकर तिवारी, जहां श्री प्रकाश शुक्ला, जहां वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे डॉन पैदा हुए। उन विषम परिस्थितियों के अंदर आखिर एक योगी अपना राजनीतिक सफर कैसे शुरू करता है। बात 1994 की, जब गोरखपुर बाजार में गोरखपुर मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज के कुछ छात्र एक दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकानदार से किसी बात को लेकर छात्रों का झगड़ा हो जाता है। देखते देखते बात इतनी बिगड़ जाती है कि दुकानदार छात्रों पर रिवॉल्वर निकालकर तान देता है। छात्र वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद ही एक युवा योगी के नेतृत्व में जुलूस निकलता है जो सीधे एसपी आवास को घेर लेता है। उस जुलूस की उग्रता इतनी थी कि जो छात्र थे वो किसी कीमत पर एसपी आवास के अंदर घुसना चाहते थे। और उस जुलूस का नेतृत्व जो युवा योगी कर रहा था वह था बाबा योगी आदित्यनाथ। वहां से योगी आदित्यनाथ का सफर शुरू हो जाता है। जी हां, सियासी सफर की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर आखिर योगी आदित्यनाथ से पहले कैसा था। गोरखपुर जिसे गुंडों का गढ़ कहा जाता था, आखिर वहां के एक कत्ल ने कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज की स्थापना कर दी थी। यह पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। बता दें कि जब देश में जेपी का आंदोलन चल रहा था, जब देश में समाजवादी आंदोलन जोरों पर था, जब देश में इंदिरा गांधी के खिलाफत की लहर चल रही थी, जयप्रकाश छात्रों के बीच आइकॉन बनकर उभर चुके थे, उस दौरान गोरखपुर इटली बन रहा था। जी हां, इसलिए यूरोप के उस देश इटली की बात मैं कह रहा हूं जहां गैंगवार अपने चरम पे था। गैंगवार शब्द वहीं से आया। और जब हर जगह के छात्र, देश के कई प्रमुख राज्यों के छात्र इंदिरा के खिलाफ आंदोलन में रत थे, उस दौर में गोरखपुर के नौजवान बंदूक की नली साफ कर रहे थे। उस दौरान हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे छात्र अपने आप को डॉन में तब्दील कर रहे थे। गोरखपुर बेचैन हो चुका था। गोरखपुर की धरती लगातार हत्याओं से थर्रा रही थी। हम बताते हैं आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कहानी कि कैसे योगी के आने से पहले माफियागिरी उस विश्वविद्यालय में अपना बीजारोपण करती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता बलवंत सिंह हुआ करते थे और दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी। बलवंत सिंह को एक नया लड़का अपनी ही जाति का मिला। उसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। एक तरफ हरिशंकर तिवारी विश्वविद्यालय में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ाने में लगे थे, तो दूसरी तरफ बलवंत सिंह वीरेंद्र शाही से मिलकर ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ाने की जुगत में लगा था। चूंकि ये छात्र नेता थे, जहां तक वर्चस्व की बात है तो वो किसी के जमीन हड़पने की नहीं थी, किसी की खून करने की नहीं थी,
वो वर्चस्व की लड़ाई थी, पेट्रोल भराने पर पैसा नहीं देना, कॉलेज कैंपस में चलेगा तो किसका चलेगा। मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वहीं से जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई तो इन दोनों नेताओं को उसी वर्चस्व की लड़ाई ने बाहुबली बना दिया। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जो बाद में माफिया के नाम से कुख्यात हुए, उनकी कहानी अब सुनिए। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के वर्चस्व की लड़ाई ने इन्हें धीरे धीरे माफिया में तब्दील कर दिया। स्थिति यह हुई कि इन्हें रेलवे स्क्रैप की ठेकेदारी मिलने लगी, तो जाहिर सी बात थी कि ठेकेदारी में जैसे ही इन दोनों ने पांव जमाने की कोशिश शुरू की तो दोनों के बीच गैंगवार भी शुरू हो गया। और यह गैंगवार उसी गैंगवार की मैं बात कर रहा था जो इटली में चलता था, और गैंगवार शब्द गोरखपुर को जकड़ लिया था। गोरखपुर जनपद से आने वाले 4 जिलों में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने दोनों ने अपने अपने गैंग बना लिए। स्थिति यह हुई कि जनपद मंडल के 4 जिलों में कहीं न कहीं प्रतिदिन कत्ल होने का सिलसिला शुरू हो गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजते रहता था। उसी दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता रविंद्र प्रताप सिंह, इस गैंगवार में कई निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन कहानी का ट्विस्ट वहां आता है जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता और युवा विधायक रविंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। रविंद्र सिंह की हत्या ने, यूं कह सकते हैं, युवा विधायक रविंद्र सिंह के कब्र पर वीरेंद्र प्रताप शाही का माफिया राज चल निकला। यानी ठाकुरों ने रविंद्र सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। अब गोरखपुर में सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल कर चुका था। गुंडों और माफिया के दरबार अलग से सजने लगे थे। यानी जो अन्याय करता था उसी के दरबार में लोग न्याय की आस लेकर पहुंचते थे। गोरखपुर की यह कहानी है ना वाकई हैरान करने वाली। आम लोग कोर्ट जाने से बेहतर इन माफियाओं के दरबार में जाना बेहतर समझते थे। इनके आशीर्वाद से और कई छोटे छोटे डॉन फलने फूलने लगे। मतलब गोरखपुर पूरी तरह गुंडाराज में तब्दील हो गया। होना ही था, चूंकि यहां सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल कर चुका था। अब बात करते हैं हरिशंकर तिवारी की। माफिया राज अपने चरम पे था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की दुश्मनी भी चरम पे थी। दोनों के बीच गैंगवार में जमकर हत्याएं हो रही थी। निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे। इनके खौफ से गोरखपुर का जर्रा जर्रा कांप रहा था। धीरे धीरे इनका खौफ उत्तर प्रदेश की हवाओं में पसरने लगा। ठीक उसी दौर में 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण था माफियाओं को संभालना। जी हां, माफिया उनके लिए सबसे बड़े सरदर्द थे। जनता इसी बात को नाप रही थी कि मुख्यमंत्री बने वीर बहादुर सिंह क्या इन माफिया को संभाल पाते हैं या नहीं। वीर बहादुर सिंह भी हर कीमत पर इन माफियाओं को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यानी उन्हें लगता था कि गोरखपुर में सरकारी सिस्टम काम करे, लोगों को सुशासन का एहसास हो। इसलिए वीर बहादुर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट लाया। जी हां, जिसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं। लेकिन जो बड़ी बात उस समय हो चुकी थी, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि लोग कोर्ट जाने से बेहतर इन लोगों के दरबार में आना बेहतर समझते थे। मतलब साफ था कि अन्याय करने वाले के पास लोग न्याय की आस लेकर पहुंचते थे। है ना हैरान करने वाली बात। तो जाहिर सी बात है, समाज इन लोगों की दादागिरी को स्वीकार कर चुका था। यानी समाज में धीरे धीरे ये नेता के तौर पे उभरने लगे थे। मतलब राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया। माफिया राजनीति को बिजनेस समझने लगे थे। और यही कारण रहा कि हरिशंकर तिवारी 6 बार
और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक बनने में कामयाब हुए। राजनीति के अपराधीकरण की यह कथा अनवरत है। इनसे नए लोग भी जुड़ने लगे थे। पूर्व विधायक अंबिका सिंह, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश पासवान, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव आदि का उनके नुमाइंदे बने लोगों के रहनुमा बन चुके थे। कहते हैं कि 90 के दशक आते आते राजनीति का पूरी तरह अपराधीकरण हो चुका था। माफिया के ताकत का एहसास आप ऐसे भी कर सकते हैं। संभवतः बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि कैसे जब कोयला माफिया कहे जाने वाले सूरजदेव सिंह पर शामत आई तो देश के प्रधानमंत्री रहने वाले चंद्रशेखर उनके साथ खड़े हो गए थे। और देश के प्रधानमंत्री रहने वाले चंद्रशेखर से उनका रिश्ता कैसा था ये किसी से छिपा नहीं। माफिया की ताकत का एहसास 90 के दशक में तमाम नेताओं को हो गया था और राजनेता भी इनसे खौफ खाने लगे थे। अब जरा फिर से एक बार इस कहानी में ट्विस्ट आता है। गोरखपुर की कहानी को जरा ऐसे समझिए कि 90 के दशक में एक डॉन और उभरा जिसका बिहार से भी संबंध था। वह था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे लोग कहते हैं कि सूरजभान से इनका संरक्षण प्राप्त था। जी हां, मोकामा बेगूसराय से सांसद रहे सूरजभान सिंह का संरक्षण प्राप्त था। बाहुबली सूरजभान सिंह को भला कौन नहीं जानता। अब गोरखपुर की कहानी में, खूनी कहानी में आप कह लें कि एक नया ट्विस्ट आया। श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े व्यापारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता कांपते थे, उसी श्री प्रकाश शुक्ला ने डॉन रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में दीन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश कांप गया। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के वर्चस्व की लड़ाई वही खत्म हो गई और एंट्री हुई श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा डॉन था जिसने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। अब जरा सोचिए कि माफियागिरी का मिजाज कैसा था कि एक माफिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुपारी ले लेता है। बताते हैं लोग कि कल्याण सिंह को जैसे ही यह बात पता चली तो उन्होंने डीजीपी को बुलाकर के कहा कि हर कीमत पर श्री प्रकाश शुक्ला को या तो पकड़ो या मारो। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद 1998 में दिल्ली के बसंत कुंज में श्री प्रकाश शुक्ला को भी ढेर कर दिया गया। जी हाँ, उसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम मारने में कामयाब हो गई। गोरखपुर के गैंगस्टर की कहानी का ये अंत नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला का मारा जाना बस एक इत्तेफाक था। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के दुश्मनी का नतीजा था कि वहां से फिर 2 गैंगस्टर निकले, 2 माफिया निकले जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डॉन हैं। उनका नाम था ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह को भला कौन नहीं जानता। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की दुश्मनी में ही ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का उदय हुआ था। आजमगढ़ बाजार में पिता की हत्या होने के बाद ब्रजेश सिंह अपराधी बन गया। दबंग ठाकुरों ने ब्रजेश के पिता को गोली मारी और फिर चाकुओं से गोद दिया। इसके बाद ब्रजेश के पांव जराइम पेशा की दुनिया में जो बढ़े, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी सी बात ब्रजेश सिंह की भी कर लेते हैं और मुख्तार अंसारी की भी। और 6 बार के विधायक हरिशंकर तिवारी के 2 शार्प शूटर हुआ करते थे। एक का नाम था साहेब सिंह और एक का नाम था मटनू सिंह। नेताओं की छत्रछाया में जीते जीते मटनू का मन भी उब चुका था। इसी बीच मुड़ियार गांव में साहेब सिंह के नजदीकी त्रिभुवन सिंह के बड़े पिता की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया जाता है कि एक ही बेटी थी पर जमीन काफी थी। मटनू ने यह जमीन हथिया लिया। जी हाँ, वही मटनू जो हरिशंकर तिवारी का शार्प शूटर था। एक का नाम था साहेब सिंह। मटनू ने जमीन हथिया लिया।
त्रिभुवन सिंह ने इस बात का प्रतिवाद किया। जवाब में मटनू के गिरोह ने त्रिभुवन के 3 भाइयों और पिता की हत्या कर दी। बस इसी मटनू गिरोह से जुड़े थे मुख्तार, और बृजेश सिंह जुड़ा हुआ था साहेब सिंह से। मतलब समझिए, हरिशंकर तिवारी के 2 शार्प शूटर, एक मटनू और एक साहेब सिंह। मटनू जमीन कब्जा करता है। मटनू का टांका मुख्तार से भिड़ा था। दूसरा शार्प शूटर बृजेश सिंह, दूसरा शार्प शूटर साहेब सिंह, जिसका टांका बृजेश सिंह से जुड़ा था। मटनू का नाम धीरे धीरे जरायम पेशा की दुनिया में ऊंचाई पाता गया, लेकिन भला काल को कौन रोक सकता है। मटनू को गाजीपुर जेल के पास ही किसी ने ठोक दिया। शक की सुई कई लोगों पर थी, लेकिन कहा जाता है ना कि गुंडे के घर में गुंडे ही पैदा होते हैं। मटनू के मरने के बाद गैंग की कमान साधु सिंह ने संभाल ली थी। साधु सिंह मटनू का भाई था। 1999 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साधु सिंह पुलिस कस्टडी में था और वो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसी दौरान उसे अस्पताल में ही गोली मार दिया गया। यहाँ साधु की भी कहानी खत्म हो जाती है। साधु की हत्या के बाद अब इस गिरोह की कमान संभाल ली मुख्तार अंसारी ने। जी हाँ, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी। इधर पिता की हत्या से बौखलाए बृजेश सिंह हरिशंकर तिवारी के दूसरे शार्प शूटर साहेब सिंह के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। साहेब सिंह पुलिस गिरफ्त में चले गए, लेकिन एक दिन पुलिस की ट्रक से जैसे ही उतारकर साहेब सिंह को ले जाया जा रहा था, उसी दौरान एक टेलीस्कोपिक राइफल की गोली साहेब सिंह की कनपट्टी में जा धंसी। साहेब सिंह तत्काल उसी जगह ढेर हो गया। अब जहां मटनू सिंह के मरने के बाद उसके गैंग की कमान मुख्तार ने संभाल ली थी, तो दूसरी तरफ साहेब सिंह के मरने के बाद उस गैंग की कमान बृजेश ने संभाल ली। साहेब सिंह की हत्या में भी सीधे सीधे मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इस इलाके में मुख्तार और बृजेश सिंह के गिरोह के लोग आपस में टकराने लगे। मुख्तार और बृजेश गिरोह के बीच कई बार आमने सामने भी गोलियां चलती थी। मुख्तार ज्यादातर समय जेल में होता था, यह उसके लिए सबसे मुफीद जगह थी, जबकि बृजेश अंडरग्राउंड रहता था। एक बार तो बृजेश सिंह ने गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर भी गोलियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे मुख्तार की पकड़ मजबूत होती गई। फिर बनारस में अवधेश राय की हत्या हो गई। बृजेश सिंह पूरी तरह कमजोर हो गया। इतना ही नहीं, गोरखपुर में शिव प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, राजन तिवारी और कई और लोग मैदान में आ गए। माना जाता है कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के तैयार किए गए लड़ाके उनके ही गढ़ में उनको चुनौती देने लगे। 1995 तक ये तमाम लौंडे अपने आकाओं के हाथ से बाहर आ चुके थे। जी हाँ, ये हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही द्वारा पैदा किए गए लोग थे, जो अब अपने ही राजनीतिक आका को टारगेट करने पर तुल गए। स्थिति यह हुई कि श्री प्रकाश शुक्ला तो जहां से हरिशंकर तिवारी चुनाव लड़ते थे चिल्लू पार से, तो उसी विधानसभा चिल्लू पार से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, पर ऐसा हो नहीं पाया। अंततः हरिशंकर तिवारी को तो श्री प्रकाश शुक्ला नहीं मार पाया, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही को मारने में कामयाब हो गया। बाद में बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों ही माननीय बन गए। इससे पहले जो 2 डॉन हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही थे, वो दोनों सदन में पहुंचे थे। अब बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी ने अपनी जगह बना ली। 80 से ज्यादा की उम्र हो चुके हरिशंकर तिवारी की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में ही शुरुआती दौर में किराए पर मकान लेकर रहता था, पर आज गोरखपुर में ही एक किलानुमा घर है उनका। इसे हाता के नाम से जाना जाता है।
चिल्लूपार से तिवारी 3 बार निर्दलीय विधायक रहे, बाद में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत गए। इनका बेटा कुशल उर्फ भीष्म तिवारी खलीलाबाद से बसपा का सांसद है। इनका भांजा गणेश शंकर विधान परिषद का अध्यक्ष है। दूसरा बेटा विनय तिवारी विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव हार चुका है। पर हरिशंकर तिवारी का तो फिक्स रहा है, सरकार किसी की भी हो, तिवारी की जय जय रहती ही है। मतलब रसूख बराबर बरकरार रहता है हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर में। अब जरा इनके बारे में सोचिए। 1998 में कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 2000 में रामप्रकाश गुप्ता के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। फिर 2002 में मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे। वाह क्या बात है। 2003-07 में मुलायम सरकार में भी मंत्री रहे, है ना। अपराध से राजनीति की दुनिया में आए हरिशंकर तिवारी का रंग ऐसा जमा कि उन्हें लगातार जनता ने 6 बार सदन भेजा और लगातार मंत्री बनने में भी कामयाब रहे। 80 के दशक में गोरखपुर के चिल्लूपार से हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज के लक्ष्मीपुर से वीरेंद्र शाही दोनों ने बाहुबल के भरोसे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजनीति में अपना कदम रख दिया। उस दौरान हरिशंकर तिवारी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। हत्या, वसूली, सरकारी काम में बाधा जैसे मामले उनके सर के ऊपर थे। उस दौर में तिवारी ने रेलवे, स्टैंड आदि जगहों पर अपना सिक्का जमा लिया था। तिवारी एक ऐसे नेता थे जिनकी रॉबिन हुड वाली छवि थी। अपने इलाके के लोगों के बीच कभी कभी चले जाना, कभी कभी गरीबों के घर पहुंच जाना, कभी कभी उनकी बेटी की शादी ब्याह में कुछ सहायता कर देना। भला गरीबों को रेलवे की ठेकेदारी से क्या मतलब। तो ये रॉबिन हुड वाली छवि थी जिसे अमूमन हम लोग मीडिया में भी बहुत तरजीह देते हैं। ऐसे ऐसे रॉबिन हुड सदन में पहुंचते हैं और वो युवाओं के आइकॉन बनते हैं। ये बड़ी विडंबना है और ये समाज में होता रहा है। इससे कम युवाओं को जरूर बचना चाहिए। धीरे धीरे तिवारी का भी वक्त जो है वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। उन्हें भी चिल्लूपार विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा। 2007 में श्मशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हरा दिया। लेकिन तिवारी अपनी राजनीतिक तीमारदारी में कहीं से कोई कमी करने वाले नहीं थे। इसका लाभ भी उन्हें मिला। 2017 के चुनाव में आखिरकार हरिशंकर तिवारी को सफलता मिली। उनके बेटे को बसपा ने टिकट दे दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में भी हरिशंकर तिवारी के बेटे, मतलब आप जो गोरखपुर का हाता कहा जाता है, वहां सपा पहुंच चुकी है। यानी हरिशंकर तिवारी के बेटे सपा में शामिल हो चुके हैं। यह कहानी थी गोरखपुर की। अब दूसरे भाग में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे इन लोगों के बीच योगी की एंट्री होती है और फिर योगी के राजनीतिक सफर की कहानी।